अरे शांत रहो। चलो देखो, याद किया है? खड़ा हो तुम। बताइए, उत्पादन के कितने कारक होते हैं? चार। नाम बताओ। भूमि, विज्ञान। देश के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? क्या? फिर बताना कि अर्थव्यवस्था के एजेंट का नाम बताइए। अर्थव्यवस्था के कितने एजेंट होते हैं? नाम बताओ। भूमि नहीं होगा, गलत नंबर डायल कर दो। परिवार। बैठो। आज जन्माष्टमी है ना? कुछ बच्चा खेले होगा ना? आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। दुनिया में उनसे बढ़िया कोई ऑलराउंडर पैदा नहीं हुआ है। ऑलराउंडर समझते हैं ना? अगर एक लाइन में कहा जाए तो भगवान कृष्ण से बढ़िया कोई ऑलराउंडर पैदा नहीं हुआ है। राम जी थोड़ा अलग विचार के हैं, वो थोड़ा शांत दिमाग के हैं, ये थोड़ा सा अलग चीज है ना। मतलब वो भी एग्जाम में बैठे तो रैंक वन ही प्राप्त किए हैं, यूपीएससी से लेकर के चपरासी तक। तुम लोग कभी महाभारत वगैरह देखते हो? नाम सुने महाभारत का? अभी तुम लोग की उम्र भी ज्यादा नहीं है। तुम खड़ा हो। आज फास्टिंग है, उपवास में है? नहीं। उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? पिछला क्लास में आई थी? नहीं आई थी? क्यों? मतलब ऑनलाइन सुविधा होने से तुम लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई छोड़ चलो घर पे देख लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? ऑनलाइन केवल केवल उस बच्चे के लिए है जो यहाँ नहीं आ सकता है। बाकी जो यहाँ आ सकता है वो यहाँ आओ और ऑफलाइन पढ़ो। बैठो। चलो तुम खड़ा हो। बताइए, उत्पादन के कारक से आप क्या समझते हैं? फिर से बताओ। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक को क्या कहा जाता है? उत्पादन के नाम बताओ, चारों का नाम बताइए। ठीक। दो ही बताइए अभी। भूमि, श्रमिक। ऐसा नहीं चाहिए, नपुंसक हो जाएगा। उद्यमी के लिए उसका कारक आय क्या होगा? उसके कारक आय क्या होगा? अच्छा, उद्यमी के लिए लगान होगा, तो भूमि के लिए क्या होगा? बैठो। अरे अच्छा से पढ़ के आओ, पढ़ाने में भी ठीक लगेगा। देखो, अच्छा बच्चा को पढ़ाने में ठीक लगता है, ऐसे जैसे तुम लोग जवाब देता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा बढ़ के बता दिया जाए। लेकिन लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं।
एक तो कि तुम लोग का उम्र छोटा है, 10वां क्लास में है। तुम खड़ो। अच्छा, हमारे सामने हम तो मारते भी नहीं है, तो तब कैसे भूल जाते हैं? प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। चलो बताओ तुम। कुल कारक आय बराबर क्या होगा? फिर से बोलो, थोड़ा कस के बोलो, इतना धीरे धीरे बोलते हैं कि हमको पता नहीं चलता है। कुल कारक आय, चलो लागत तुम बताओ, कुल कारक लागत बराबर क्या होगा तो? नहीं पता? खड़ा रहो तुम खड़ा हो। बताओ, कुल कारक लागत बराबर क्या होगा? ये तो बाजार मूल्य हो गया। अब नहीं, अब नहीं, अब रुको। कुल कारक लागत का मतलब हो गया कि जो उद्यमी जो खर्च किया है, जहां जहां पैसा दिया है, वही उसके कुल क्या हो जाएगा, कारक लागत। जैसे नंबर वन क्या हो जाएगा, लगान, प्लस दूसरा में क्या हो जाएगा, वेतन, बिल्कुल सही। तीसरा बताओ, तीसरा में क्या होगा, ब्याज, बिल्कुल सही। चौथा क्या हो जाएगा? ये चारों को जोड़ेंगे तो भाई उद्यम को क्या पड़ेगा, कुल कारक। बस सिंपल। चलो बैठो तुम। बताइए, बाजार मूल्य किसे कहते हैं? वह मूल्य जिस पर। चलो ठीक है, किस तरह से पहुंचा दिया वहां तक। फॉर्मूला बताइए इसका। माइनस। चलो बैठो, बैठो तुम भी बैठो, बैठ जाओ। कल हमें क्वेश्चन दिए थे, जो बच्चा ऑनलाइन होगा वो क्वेश्चन ये वाला लिख लेगा। एक बार क्वेश्चन का नाम बताइए तो। कौन सा क्वेश्चन दिए थे? बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं? हाँ, सीधा से इसको परिभाषित करना और इसका फॉर्मूला लिख देना था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन दिए थे, उत्पादन के कारक क्या है, इसे लिखे, यही था ना? अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, बस बस तो हो गया। चलो सुनो शांति से। देखो, ये जो शुरू करना है ना, देखो सुनो ध्यान से। इससे क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, और बड़ा मार्क्स में आया है। ठीक है, छोटा तो खैर पूछबे करते हैं, इसमें बड़ा मार्क्स से आया है। तो इसको ऐसा पढ़ो कि भाई अगर अगला बार आए, दिखे, तो आसानी से उसको डील किया जा सकता है। ठीक है। तो पहले समझते हैं चीजों को कि आखिरकार क्या है। समझने का सबसे बेहतर तरीका समझने का क्या होगा कि हम लोग पहले इसका अंतर को देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं कि लगे पहले परिभाषा से पढ़ने। पहला देखो, यह क्या होता है, कैसा होता है बताओ तो? यह मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? और ये कैसा होता है? गुणात्मक होता है। कैसा होता है बाबू? गुणात्मक होता है। इसका सूचकांक के नाम बताइए। जीडीपी वृद्धि दर। वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय। अभी जो लिख रहे हो चुपचाप सुनो। इसका सूचकांक क्या होगा? मानव विकास। बिल्कुल सही।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और एक और ले लेते हैं खुशहाली सूचकांक। ध्यान से सुनेगा तो आराम से आप इसका आंसर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पहले समझते हैं कि मात्रात्मक का मतलब क्या होता है और गुणात्मक का मतलब क्या होता है। थोड़ा इंग्लिश पे ही फोकस करना। मात्रात्मक का मतलब क्या होगा बाबू? न्यूमेरिकल, कोई नंबर में आएगा। और गुणात्मक का मतलब क्या? अरे तुम लोग कहाँ लगे हुए हैं, सब सुधार लो ना घर बैठ के। इसका मतलब होता है क्वालिटी। क्या होता है बाबू? क्वालिटी। सुनो ध्यान से। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में अंतर है। समानता भी है और अंतर भी है। पहले अंतर को समझेंगे, फिर समानता समझेंगे, फिर परिभाषा आप अपने आप बना देंगे। पहला जो अंतर है बाबू कि यह कैसा होता है? मात्रात्मक, और एक कैसा होता है? ऐसे किसी को गुणात्मक मात्रात्मक कह देंगे तो आइए जरा समझते हैं। इसको जो डिनोट करता है, इसको जो दर्शाता है, वो या तो जीडीपी वृद्धि दर के रूप में, ना तो फिर कैसे रूप में दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जीडीपी वृद्धि दर क्या होता है, थोड़ा सा पहले हम फोकस करते हैं जीडीपी। जीडीपी को थोड़ा समझो पहले। एक देश लेते हैं क्या बाबू? अमेरिका। और एक देश कौन ले लेते हैं? अमेरिका का जीडीपी की अगर बात कीजिएगा तो उसका जीडीपी लगभग 30.3 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन बराबर लगभग, लगभग क्या, 1 लाख करोड़ होता है। 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर, तो समझ लो इसका थोड़ा सा वैल्यू अलग है। मिलियन होता ना है क्या? क्या बताए थे? नहीं तो भारत का लगभग 4.3 ट्रिलियन क्या है बाबू? डॉलर का सिंबल ऐसा होता है। अपना भारत में रुपया है, उसका सिंबल ऐसा होता है, और डॉलर कैसा होता है। देखो अमेरिका विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसे पता लगता है बाबू? तो किससे पता लगता है? जीडीपी। जीडीपी क्या होता है थोड़ा समझो। किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर या तो घरेलू सीमा के अंदर 1 साल के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य। मौद्रिक मूल्य और बाजार मूल्य दोनों क्या है? बराबर है। अमेरिका में सेवा ज्यादा होता है, वहाँ के जो फैसिलिटी वगैरह है वो थोड़ा महंगा होता है, वहाँ के सामान थोड़ा महंगा होता है, वहाँ सामान थोड़ा ज्यादा बनाता है, तकनीक थोड़ा ज्यादा है, जिस कारण वो दूसरे देश में निर्यात करता है, उसके पास पैसा ज्यादा होता है। तो वो सारा पैसा ऐड कीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या कहेगा वो? जीडीपी। भारत भी है, लेकिन भारत में, भारत अभी पूरे विश्व की बात कीजिएगा तो फोर्थ रैंक पे आ गया है, चौथा नंबर पे आ गया है। भारत, अमेरिका के नीचे चीन है, और चीन के नीचे एक देश है जर्मनी, और जर्मनी के नीचे अपना भारत आता है। पहले पांचवा पे था, अब चौथा पे आ गया है। तो एक बार पुनः समझो। किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर 1 साल में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार रेट को ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। तो बताओ इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? कोई ना कोई डेटा में देंगे, कोई ना कोई नंबर में देंगे। यही चलते जो आर्थिक समृद्धि है इसको क्या कहा जाता है? मात्रात्मक। डेट यही सब आर्थिक समृद्धि है। तो इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? नंबर के रूप में, मात्रात्मक हुआ। तरह से इसको समझते हैं कि गुणात्मक का मतलब क्या होता है। इसका सूचकांक से पता लगेगा कि इसका सूचकांक क्या है। मानव विकास, ये क्या होता है? देखो यह एक वैश्विक संस्था है जो 3 फैक्टर को लेकर के पूरे दुनिया में सर्वे करता है और फिर अपना रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन से 3 फैक्टर? पहला फैक्टर लेके चलता है कि भाई वहाँ का एजुकेशन कैसा, वहाँ का शिक्षा कैसा है। दूसरा फैक्टर लेके चलता है कि स्वास्थ्य कैसा है। तीसरा लेके चलता है वहाँ के प्रति व्यक्ति, 3 चीज लेके चलता है। और इन 3 को के आधार पर पूरे विश्व में जो है एक क्या कहते हैं उसको, टेबल तैयार करता है कि भाई नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। जैसे अगर नंबर 1 पे बात कीजिएगा तो जो नंबर 1 पे होगा वहाँ पे, वहाँ का जो एजुकेशन हाई होगा, वहाँ बेहतर शिक्षा होगा, वहाँ का जो स्वास्थ्य होगा वो भी बढ़िया होगा, वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो तुमको नहीं लगता है कि ये सब डेटा, ये सब जो देख रहे हैं जो मामला वहाँ है, डेटा का प्रयोग नहीं करता होगा? इस सब से हम लोग को जीवन स्तर के बारे में पता लगता है। जीवन स्तर मतलब वहां के लोग कितना खुश है, कितना क्या है नहीं है, ई डेटा से पता लगेगा कि ई डेटा से पता लगेगा। इसको से पता लगेगा जहाँ पे शिक्षा बढ़िया मिल रहा है, जहाँ पे स्वास्थ्य बढ़िया मिल रहा है, प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है, पैसा कोई ठीक ठाक आ जा रहा है, तो आदमी खुश नहीं रहेगा। तो आर्थिक विकास का मतलब होता है बाबू कि वहाँ जीवन स्तर में क्या देखा गया है? वृद्धि देखा जाता है। अब एक मान सपोज करो कि जो देश के पास बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि है, मतलब अमेरिका है, कोई जरूरी है कि यहाँ खुशहाली है ये होगा? अब जरा सा अपने गांव में देखो कि गांव में सपोज कीजिए कि 2 4 5 को 10 को अमीर घर है, तो उसके पास धन है, सब कुछ है,
लेकिन वो खर्चा नहीं करता है। और एक गरीब, साधारण सा गरीब घर है, जो सब कुछ आराम से, मतलब स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब कुछ बढ़िया खर्चा करता है, तुमको क्या लगता है कहाँ ज्यादा खुशी होगा, गरीब घर में कि अमीर घर में? देखो, संभावना ज्यादा है कि अमीर घर में होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा संसाधन है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ होगा ही, खुशहाल सब ज्यादा वो होगा नहीं। तो अगर खुशहाली की बात आएगा, जीवन स्तर की बात आएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? आर्थिक विकास। और अगर डेटा से बात होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि इक्वालिटी वाला बात हुआ कि नहीं हुआ? जीवन स्तर बेटा का मतलब क्या होगा? क्वालिटी वाला बात हो गया, और ये कैसा बात हो गया? तो पहला अंतर अभी तक हम समझाएं। अगर आपसे कहेगा कि बताओ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, तो पहला अंतर ये बताएंगे कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होता है, जबकि आर्थिक विकास कैसा होता है? तो दिक्कत। दूसरा दूसरा अंतर ये बताएंगे कि इसका प्रमुख सूचक जीडीपी वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय, ये सब किसका सूचक है? क्योंकि सब डेटा में होता है। ये सब डेटा से आप पता नहीं लगा वहां का आदमी खुश है कि नहीं है, से ये केवल डेटा देता है। और ये बात बताओ इसका सूचक क्या होगा? बिल्कुल सही। और दूसरा बताइए, सब देखिए पता लग रहा है कि भाई जीवन स्तर के बारे में बता रहा है। ये दो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा समझो। तीसरा देखो, ये पहला ले लेते हैं, इसको दूसरा कर देते हैं, इसको तीसरा कर देते हैं। अगर मान के चलिए कि जिस देश में जीडीपी ज्यादा है बाबू, किसी भी देश के, तो बताओ वहां पे उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी कम होगा? फिर से, अगर किसी भी देश में जीडीपी ज्यादा है, जैसे अमेरिका में जीडीपी ज्यादा है, तो वहां पे जो मशीन होगा, कंपनी होगा, या सेवा या तो वस्तु का उत्पादन होगा, वो बाकी देशों की तुलना में ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, जिस पास पैसा ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जहां पे आर्थिक समृद्धि होता है, वहां पे उत्पादकता क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू? और यहाँ बताओ, यहाँ पे उत्पादकता के साथ क्या जीवन स्तर में भी क्या देखने को मिलेगा तुमको? वृद्धि। अगला तीसरा अंतर सुनो ध्यान से। आर्थिक समृद्धि के दौरान वहां उत्पादकता क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होता है। और अगर आर्थिक विकास की हो रहा है, तो इसमें उत्पादकता तथा जीवन स्तर दोनों में क्या होता है? ध्यान रखना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, अब इसको प्रूव करेंगे हम जब दोनों में समानता पढ़ाएंगे तब। अभी दोनों में जो डिफरेंस, उसको समझने का प्रयास करो। तो तीन गो डिफरेंस क्लियर है। चौथा समझो। चौथा, एक हम लोग जो है अर्थशास्त्री का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। एक है ब्राइट साहब, प्रोफेसर ब्राइट, और एक और है, महिला है, उर्सला हिक हिक्स। ये थोड़ा सा, ये दोनों के लेकर के अलग ढंग से टिप्पणी की है, और उसी टिप्पणी को यहाँ पे हम लोग को जो है लगा देना है। ये क्या बोले कि देखिए, आर्थिक समृद्धि जो शब्द देख रहे हैं, यह विकसित देशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, विकसित देशों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि अगर कोई देश विकासशील है, विकासशील है या तो अर्ध विकसित है, या तो कैसा है बाबू? अर्ध विकसित है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाएगा? तो फिर से, अगर विकासशील और अर्ध विकसित देश है, तो इनके अनुसार, ये दोनों अर्थशास्त्री के अनुसार वह क्या कहलाएगा बाबू? और अगर कोई देश विकसित है, तो उसके लिए वहां अगर जीडीपी वृद्धि होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? एक व्यक्ति और है, जो तुम लोग का बुक में दिया है, उनका नाम है मेडासे, वो एकदम स्पष्ट कर दिए हैं। वो क्या बोले हैं कि अगर विकसित देश में उसका राष्ट्रीय आय बढ़ता है, तो उसको हम लोग आर्थिक विकास ना कह के वहां हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थिक समृद्धि कहेंगे, ज्यादा ऊंचे शब्द होगा। लेकिन यदि विकासशील जैसे भारत, यहाँ के आर्थिक राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होता है, तो इसके लिए हम लोग आर्थिक समृद्धि ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास। तो बस अगर ऐसा कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि आर्थिक विकास के लिए शब्द होता है, विकासशील के लिए, विकसित के लिए, इनमें से दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो किसको टिक करना होगा? विकासशील। भारत एक विकासशील देश में आता है। अभी क्या है, थोड़ा सा आगे बताएंगे, जीडीपी वगैरह राष्ट्रीय है, तो वहां पे और क्लियर करेंगे। उसका अपना एक पैरामीटर है, जब तक उसको नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो चार अंतर में कोई दिक्कत है? पांचवा अंतर हम लोग इसको परिभाषा से प्रूव करेंगे, जो पांचवा अंतर होगा उसको परिभाषा देंगे, लेकिन परिभाषा देने से पहले पहले सबको लिखो। एक तरफ लिखिए आर्थिक समृद्धि, दूसरी तरफ लिखिए आर्थिक विकास। उसमें अंतर, ऐसा हेडिंग बना लो, आर्थिक विकास। पीछे आवाज आता है बाबू? तुम लोग का कहो तो आवाज आता है? तो फास्टिंग रहेगा?
मतलब तू भी यहाँ व्रत के लिए का, है ना? लड़का भी करता है का जन्माष्टमी? लिखे, पहला लिखिए, लिखो, यह मात्रात्मक होता है। हाँ, जबकि यह गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब ये गुणा मत समझ लेना, क्रॉस वाला नहीं, इसको से कोई इसको संबंध नहीं है। हाँ, गुण, क्वालिटी। कोई कोई इंग्लिश जो ज्यादा स्पष्ट करता है हिंदी से, और हम तुम लोग को उस सब चीज से अवगत करवाते रहेंगे। पूरे इकोनॉमिक्स में लगभग कम से कम 500 वर्ड से तो अवगत करवा ही देंगे। हो गया? दूसरा लिखिए, इसके प्रमुख सूचकांक, डैश करके लिखो, जीडीपी वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डेटा ग्रुप में आता है। जो भी डेटा ग्रुप में आएगा मान लेना बाबू कि वो सबके सब आर्थिक समृद्धि। जीडीपी वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उधर लिखिए, हो गया? चलो और लिखो, घर में बोलना पड़ेगा। चौथा लिखिए, फोर्थ नंबर का लिखिए इसमें। अच्छा, तीसरा लिखो। लिखिए, इसमें उत्पादन में वृद्धि होता है। हाँ, प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, इस तरफ लिखना, इसमें उत्पादन के साथ साथ, इसमें उत्पादन के साथ साथ इसमें उत्पादन के साथ साथ जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। हो गया? एक और इसी को लेकर लिख लो, बहुत बड़ा टर्म है, आगे समझाएंगे तुम लोग को। नेक्स्ट लिखो तो चौथा, अब फोर्थ होगा ना, लिखिए, इसमें लिखना पहले, इसमें जीवन स्तर का पता नहीं चलता है। इसमें जीवन स्तर का पता नहीं चलता है। इधर लिख लो, चलता है, चलता है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, यह शब्द, चेक, रुको 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 रुको, फिर से लिखो, 5 होगा ना, लिखो, आर्थिक समृद्धि शब्द, आर्थिक समृद्धि शब्द विकसित देशों के लिए, देश के स्थान पे कहीं पे राष्ट्र मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलिटिकल साइंस से इसको हम क्लियर करेंगे। हो गया? विकसित देशों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हो गया?
उसमें डैश कर दो, अगर तुमको याद है एग्जाम में तो ये सब को थोड़ा सा कोट कर देना, मतलब दे देना यहाँ पे, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो यार एक दो का नाम, ब्राइट, प्रोफेसर ब्राइट और उर्सला हिक्स। लास्ट लिखा ना उसमें थोड़ा सा डैश करो और उसमें लिख दो दोनों, तो जांचने वाला समझ जाएगा कि भाई ये दोनों के अनुसार। उस तरफ लिखो, मतलब हम तो प्लस दे रहे हैं ना, हम तो समझाना है। हाँ, हो गया। एक ब्राइट है, एक उर्सला है, ऊ सा ऊपर जो र होता ना है वो है, फिर ला है। इस तरफ लिखो, आर्थिक विकास शब्द, आर्थिक विकास शब्द विकासशील, कौमा अर्ध विकसित, विकासशील कौमा अर्ध विकसित, अर्ध विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। हो गया, 5 अंतर हुआ ना। एक छठा के लिए तुम लोग स्पेस थोड़ा छोड़ दो, 4 या 5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो दोनों में संबंध। फिर से टॉपिक बनाइए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, विकास में संबंध। आर्थिक, फिर से दोबारा गर्मी आ गया ना। लिख लिए बाबू। कैमरा हो जाने से बैठने का भी मतलब स्थिति नहीं होता ना। हम्म, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो तुम लोग शांति से, तुम लोग सफल हो जाएगा ना, सब वसूल हो जाएगा। देखो सुनो ध्यान से, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना। जीडीपी वृद्धि दर, क्या है बाबू, जीडीपी वृद्धि दर। अगर किसी भी देश में जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर क्या मतलब किसकी बात चल रही है, आर्थिक समृद्धि की बात चल रही है, जिसका सूचक यही था। अगर किसी भी देश में जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस देश का क्या बढ़ रहा है बाबू, जीडीपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर उस देश के जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस देश में क्या बढ़ रहा है बाबू, उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। और उत्पादन का मतलब कितने चीज का उत्पादन, ध्यान रखना, दो ही चीज का उत्पादन होता ही है, या तो सेवा, नहीं तो क्या होगा। अब मार्केट जो भी काम करते हैं, यही दो काम, इसको ये काम करते होंगे, या तो सेवा लेते हो तो क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं। उत्पादन हो गया। अच्छा बताओ, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बिल्कुल सही। अब भाई उत्पादन बढ़ रहा है तो भाई कंपनी में आदमी को चाहिए ना हो, रोजगार बढ़ेगा। बताओ रोजगार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगा, बिल्कुल सही, इनकम बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, खर्च ज्यादा करेगा लोग। जब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगा तो क्या करेगा, खर्च ज्यादा करेगा। और खर्च किस में करेगा, बेहतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा में खर्च करेगा। और बेहतर किस में खर्च करेगा, स्वास्थ्य, और किस में उड़ा सकता है, यही ना हो सकता है बाबू। अब सुनो ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति के पास बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए खर्च करने के लिए पैसा है, मतलब उसका आय बढ़िया है, तो तुमको नहीं लगता है कि यह जो चीज है, यह इशारा किसको कर रहा है, आर्थिक विकास को। याद करो आर्थिक वैसे ही तो बताता है, 3 चीज को ध्यान में रखना है। एक जो ध्यान रखना है, वहां का शिक्षा, स्वास्थ्य और उसका क्या, प्रति व्यक्ति आय। तो जहां पर आय बढ़िया है, जहां पे बेहतर शिक्षा है, जहां पे बेहतर स्वास्थ्य बाबू, अर्थात वहां पे किसका विकास हो रहा है। तो तुमको नहीं लगता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में संबंध है। तो फिर से एक बार समझ ध्यान से,
आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा संबंध है, इसको वर्ड में भी लिखवा देंगे, टेंशन लेना है, लेकिन पहले इसको जो है इस तरह से समझिए चीजों को कि अगर किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां क्या बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, वहां के जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर है, इसका मतलब है कि क्या बढ़ रहा है, जीडीपी, जीडीपी वर्ष में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, दो चीज का, अगर उत्पादन ज्यादा हो तो क्या ज्यादा हो रहा है वहां मिल रहा है, रोजगार ज्यादा मिलेगा, और अगर ज्यादा रोजगार मिलेगा तो लोगों को क्या बढ़ जाएगा, आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो लोगों को क्या होगा, खर्च ज्यादा होगा, और खर्च किसमें करेंगे, या तो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, जब बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करेंगे उसी को तब क्या कहते हैं, ये दोनों के बीच क्या है, अर्थात इसका मतलब हो गया बाबू कि समृद्धि के बिना विकास पॉसिबल है नहीं, लेकिन विकास के बिना समृद्धि पॉसिबल है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पैसा है खर्च नहीं करेंगे तो जाहिर बात विकास तो नहीं होगा, लेकिन अगर चाहते हैं कि विकास हो तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, बिना समृद्धि के बाबू विकास पॉसिबल नहीं है। और इसे प्रश्न बनाएगा तुम लोग को इस तरह से जोड़ करके पूछेगा, ऐसा दिमाग हिला देता है। तो आर्थिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होता है, आर्थिक समृद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, आर्थिक विकास बड़ा हुआ कि समृद्धि बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, अच्छा किसी को समृद्धि तो नहीं लग रहा है ना, देखो ये अपने आप में कितना चीज को समेटे हुए है, अगर इतना चीज है तब आर्थिक विकास है, अगर इतना चीज में कोई भी चीज अगर गलती हुआ गड़बड़ाया तो भाई आर्थिक विकास तो नहीं होगा, ये तो तय है। अगर रोजगार में कमी हो गया, मंदा मंदी चल रहा है, तो लगता है कि लोग आय बढ़ेगा, सारा प्रभाव यहाँ गिरेगा। इसका मतलब है कि यह एक व्यापक कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना बहुत क्या है, कि पहला चरण है, कि लोगों के पास आय आएगा तब भैया कुछ आगे के बाद चलेगा, अर्थात आर्थिक विकास का पहला चरण क्या होगा, अंतर तुमको बता दिया है, क्या रिलेशन है बता दीजिएगा इस तरह से। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, जब देखो 2 साल से पूछ रहा है, 2-3 साल पूछा लगता है कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, हो सकता है कि पूछे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या संबंध है, तुम कैसे स्थापित करना होगा, आई बात समझ में, एक बार इसको बना जल्दी से तो लिख लिया, अंतर लिखे ना है, एकदम सेम ऐसे ही बनाना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से करना है। हाँ तो जल्दी 2 मिनट में, और इस पे ही जोड़ के पहुंचा दो ना, पहले तो वो लिखेगा, हो गया काम खत्म, यहाँ से शुरू किया हमारे तक पहुंचा देते हैं। एक तरफ जैसे लिखना आर्थिक समृद्धि, एक तरफ लिखना आर्थिक विकास, और यहाँ शुरू करो। और तुम अपना कॉपी में भी इस तरह के आंसर राइटिंग कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा, ऐसा नहीं समझना कि भाई नंबर नंबर कट जाएगा, नहीं। अगर छोटा मार्क्स में आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो इस तरह से अगर उसको दिखाइएगा तो ज्यादा बेहतर आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डिफिनेशन देंगे उसको लिखना पड़ेगा तब, और डायरेक्ट ऐसा करके छाप के चलाएंगे, अब अंतर तो तुमको नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। हाँ हाँ, हो गया। कल हम अपने वीडियो देख रहे थे, कहीं कहीं हम 2-3 बार लगता है ज़्यादा रिपीट कर देते हैं ना, हाँ। उन्हें रिस्पॉन्स देना, बताना हमको कहाँ कहाँ दिक्कत है, जैसे कोई कोई वर्ड हो गया, कोई कोई शब्द हो गया जो हमको लगता है कि बच्चा हो सके कि नहीं समझा होगा, तो एक से अधिक बार रिपीट हम कर देते हैं, और उसके चक्कर में होता है क्या कि कभी कभी सॉलिड बोल देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मामला घबरा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा लिमिट में बोला जाए, क्योंकि कुछ बच्चा इरिटेट होता है, हम समझते हैं चीज़ को, क्योंकि हम भी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जब टीचर पूरा क्लियर नहीं बोलता है तो फिर मन नहीं लगता पढ़ने में, तो कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और क्लियर बोलना भी जरूरी है।
और बाकी तो तुम लोग पहुंचा दिया बहुत ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास पहुंच गया मेरा सब्सक्राइबर। और ऐसे ही तुम लोग देखो, धीरे धीरे जितना भी जहाँ मिलता है, ऑनलाइन हो तो ऑफलाइन बच्चा हो, एकदम पूरे तरीके से फैलाइए। 30-35 लेक्चर के बाद आप यकीन मानो, जो अभी आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है उससे बेहतर स्थिति में होंगे। बिहार बोर्ड से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एक एक आपसे बनेगा। हो गया? चलो अब नीचे से लिखो, आर्थिक समृद्धि, इसका डिफिनेशन लिखो। आर्थिक समृद्धि, बोले इकोनॉमिकल, इसको ग्रोथ कहते हैं। जब किसी देश या क्षेत्र में, जब किसी देश या क्षेत्र में उसके राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता हो, उसे आर्थिक समृद्धि, कहा जाता है। इससे इसमें थोड़ा सा और लिखना, कहते हैं, एक पूरा पैराग्राफ चेंज कर दो। इससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा तकनीकी कौमा सामरिक, तो नहीं समझ जाएगी? सामरिक मतलब सेना से मजबूती, उसको क्या कहा जाता है? ये तो स्ट्रेटेजिकल हम लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, सेना स्ट्राइक कर दिया, उसको हिंदी में सामरिक कहते हैं, समझ जाएगा? लिख लो, क्या लिखे? कौमा सामरिक स्थिति, सामरिक लिख देते हैं, सामरिक मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों स्ट्रांग होना ही क्या कहलाता है? सामरिक। कोई दूसरा देश अटैक न कर दे, सामरिक स्थिति मजबूत होती है। एक बार पढ़ो तो इसको। हो जाएगा याद? ज्यादा नहीं, देखो थोड़ा सा मैंने वो फोकस करो। अब नीचे से लिखो आर्थिक विकास। थोड़ा सा रफ्तार और बढ़ाएगा, तो लग रहा है हम स्लो पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, नया बच्चा होगा तो जैसे अब इतिहास भूगोल जैसे थोड़े ना पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पहले लय में तो आने दो। लिखिए, जब किसी देश या क्षेत्र में उसके प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के साथ साथ वहां के लोगों का
के साथ साथ वहाँ के लोगों का जीवन स्तर में भी वृद्धि, जीवन स्तर में भी वृद्धि होती हो तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना है इसमें, लिखो आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना क्या है बाबू? आवश्यक है। बस अगर सिंपल सा कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्थिक विकास, छोटा मार्क्स से पूछेगा तो यहाँ पे ये वाला परिभाषा दे देना है और नीचे से एक आध वो एरो देकर लिख देना है कि यह कैसा होता है, गुणात्मक की मात्रात्मक होता है। तो ज़्यादा जो जितना जो आपका पास ये सब है पीएचडी सब वहाँ छाप देना है, मतलब 3-4 लाइन कर देना है ताकि नंबर ना कटे। देखो जितना कंटेंट डालेगा, जितना कोशिश करने कि भाई संतुष्ट किया जाए क्वेश्चन को, तो चेक करने को लगना चाहिए कि भाई कहाँ से काटे इसको। ऐसे क्या होता है ना कि पूछा और सॉलिड आंसर देके चल गए तो कभी लगता है कि उसको मन में उत्तर नहीं जचा, अब वही थोड़ा सा एक बात, दो बात, तीन बात करके थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको देते हैं आंसर, तो जांचने में उसको अच्छा लगता है, रिस्क नहीं लेता है कि भाई चलो ठीक है इसको तो फुल में खुद देना है। लेकिन अगर शॉर्ट लिख दे तो थोड़ा उसको लगता है कि रिस्क है, हो से दे दें, अगर कोई भी निकलेगा तब फंस जाएगा, फिर हमको आ जाएगा नंबर क्या ही है, कैसे को भी चेक किए हैं, तो उन लोग भी चाहता है कि भाई हम सेफ रहें। तो 5वां के बाद 6ठा अंतर हो जाएगा ये। अगर ऐसा थोड़ी होता है, उसका को रोस्टर बना होता है कौन को भी चेक करेगा तो वो बिहार सरकार का काम है, वो हमको नहीं पता है। ऐसे जैसे सबका लेटर आता है ना हाई स्कूल वगैरह इस समय कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे चेक करना है, सब हम ही कर देंगे, तो बिहार बोर्ड वाला कुछ ही करेगा। हो गया बाबू? अब सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बाबू कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में संबंध स्थापित करें या तो क्या समानता है, तो इसका अंतर शुरू करना सबसे पहले दोनों को परिभाषा दे देना है, फिर दोनों को समानता देकर कहना है कि बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसे एक पाई चार्ट द्वारा समझा जा सकता है और उसके बाद फिर इस टेबल को बना देगा, आराम से एक पेज का मैटर हो जाएगा, फिर कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। सेंटेंस में लिखना चाहता तो लिख सकता है कि जिस भी देश में आर्थिक समृद्धि होती है वहां पे क्या बढ़ता है उसका, और जब जीडीपी वृद्धि दर बढ़ता है तो उसका क्या बढ़ता है, जीडीपी वृद्धि होती है, और जब जीडीपी वृद्धि होगा तो वहां क्या बढ़ जाएगा, फलस्वरूप क्या मिलेगा अधिक मात्रा में, तो लोगों के वहां क्या हो जाएगा, और जब लोग आय हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य में क्या करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहुंच गए वहां तक। खुद से बनाना सीखो, ठीक है, आपका माइंड आपके साथ जाएगा, कितनों क्वेश्चन घुमा देगा। अगर आप संतुलित तरीका से पढ़ाई किए होंगे तो फिर कहीं नहीं फंसेंगे, आप कहीं से भी कहीं आंसर निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, चलो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक क्या बाबू, विकास। देखो तीसरा टर्म क्या पढ़ाए थे, समावेशी विकास। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है? चलो समावेशी, समावेशी विकास, इंक्लूसिव। चलो समझो क्या होता है समावेशी विकास से। देखो इस लाइन को अगर आप समझ गए तो फिर इसको समझाना हम आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या है समावेशी विकास? आर्थिक समृद्धि प्लस आर्थिक विकास अगर दोनों एक साथ हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा वो, समावेशी विकास। अर्थात यह मात्रात्मक होगा कि गुणात्मक होगा, दोनों होगा, बिल्कुल सही है। अर्थात ये क्या होगा बाबू, मात्रात्मक भी होगा और क्या होगा, गुणात्मक होगा। हेडिंग लगाओ जल्दी से।
फिर इसका डिफरेंस भी आते हैं। लगा लिए हेडिंग? तो पहले इसको ऐसे लिखो, समावेशी विकास बराबर, समावेशी विकास बराबर समावेशी विकास बराबर, वीडियो चल रहा है क्योंकि तकनीक का कोई भरोसा है? ठीक तो है समावेशी को? नहीं नहीं नहीं, समावेशी नहीं कर देना है, शब्द को मत बिगाड़िए, जो है उसको रहने दीजिए। हो गया? चलो नीचे से आरोप देके लिखो, यह मात्रात्मक तथा, हाँ तुम नहीं लिखे थे क्या ये? अच्छा केवल हेडिंग में बैठे हुए थे? लिखो जल्दी। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। इस कॉपी को अच्छे से तैयार रखना, ठीक है? कभी भी आप भविष्य में जीएस से क्लास करेंगे, अगर कंपटीशन की दुनिया में आएंगे, ये कॉपी आपको बहुत साथ देगा। बेसिक यही है, ठीक है? अब इससे एडवांस लेवल आपको ऊपर पढ़ाया जाएगा। जैसे हम जीएस से क्लास लेते हैं तो बेसिक यही सब पढ़ाते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाकर के थोड़ा सा जो सूचना के साथ जो स्टडी करना होता है वो इससे ऊपर होगा। लेकिन मान के चलो कि 50 से 60% यही सब चीज पढ़ा जाता है। इसका इसीलिए हम थोड़ा ऑनलाइन भी आए हैं, ठीक है? इतिहास भूगोल में क्या ऑनलाइन आगे करते? वो सिंपल है, जो है 1789 फ्रांसीसी घटना हुआ है तो हुआ है, इसमें स्कोप ज्यादा है। अब आइए इसका परिभाषा को समझते हैं। देखो समावेशी विकास, वैसा विकास, देखो सब बोलेगा साथ साथ, वैसा विकास जिसमें सभी सभी लोग बोले तो कौन कौन बाबू? तो गरीब भी हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? महिला भी, और कौन बाबू? पुरुष भी, बिल्कुल सही। बच्चा को क्या छोड़ रहा है? बुढ़े ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? वृद्ध सही है ना? हाँ ये सही है। ये चारों चीज याद करने में कोई भार नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ इसका महत्व है, सबका महत्व है। वैसा विकास जिसमें सभी लोग का मतलब कौन कौन? गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, कौमा सभी भौगोलिक क्षेत्र, सभी भौगोलिक क्षेत्र, सभी भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया बाबू? ग्रामीण भी और कौन? शहरी भी, शहरी भी, तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र बोले तो पहला, दूसरा और कौन कौन बोला? ये तीन को पढ़ाए थे ना, पहला, दूसरा और कौन बाबू? तीसरा। इस सब भाग लेते हो, क्या लेते हो बाबू? और भाग ही नहीं लेते हो बल्कि लाभ भी प्राप्त करते हो। इसका क्या प्राप्त करते हो? लाभ प्राप्त करते हो। पहले अदे को जरा सीखो, फिर से हम जरा सेंटेंस से बोलते, ध्यान सुनना। वैसा विकास जिसमें सभी लोग, ब्रैकेट में गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, ब्रैकेट बंद, कौमा सभी भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब कौन? ग्रामीण और शहरी, तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और कौन? भाग लेते हो, तथा इसका लाभ उठाते हो। इससे रोजगार में वृद्धि होती है, तथा गरीबी क्या होगा बाबू? कम होगा, और सामाजिक न्याय में क्या होगा? वृद्धि होगा। एक बार पहले लिखो, ठीक है? फिर समझाते हैं। भाई परिभाषा एकदम यही वाला वहां छाप के आना है, ठीक है? अगर ये बता रहे ये वाला छाप के आना वहां पे, ये लिख लिया ना ऊपर का, परिभाषा इसका लिखो। वैसा विकास जिसमें सभी लोग, नाम सब लिख दो, दर्शा दो। हाँ बिल्कुल, जल्दी लगना चाहिए ना कि भाई कोई बच्चा लिखा है, ऐसा नहीं कि रोबोट आके लिख दिया है, छाप दिया, कहीं से उतार दिया।
एकदम जिस तरह से भाषा से प्रयोग करेंगे, यकीन मानो एकदम बेहतर आंसर होगा। हो गया। कॉमा, सभी भौगोलिक क्षेत्र, या तो ग्रामीण लोग होंगे ना तो कहाँ के लोग होंगे, शहर के लोग होंगे, तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, सभी भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण, कॉमा लिख लिए बाबू, शहरी, तथा सभी आर्थिक क्रिया, और से मत लिखना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक लिखना। हाँ, सभी आर्थिक क्षेत्र ब्रैकेट में, ओ क्रिया बोल दिए थे, नहीं नहीं, आर्थिक क्षेत्र। हो गया। प्राथमिक कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय लिखे ब्रैकेट में, भाग लेते हो, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हो, कॉमा, कॉमा, इसका लाभ उठाते हो, इससे न केवल, इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होता है, इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होता है, बल्कि, बल्कि गरीबी में कमी होकर, बल्कि गरीबी में कमी होकर, गरीबी में कमी होकर सामाजिक न्याय में वृद्धि होता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में वृद्धि होता है। हो गया। अब एक बार शुरू से बोलते ध्यान से, फिर हम लोग इसको देखेंगे, एक को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। फिर से सुनो ध्यान से। वैसा विकास, सब बोलने का प्रयास करेगा, ठीक है, तब याद हो जाएगा। वैसा विकास जिसमें सभी लोग, बताओ कौन कौन, कौमा, सभी भौगोलिक क्षेत्र, कौन कौन, तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, कौन कौन, क्या करते हो, तथा क्या उठाते हो उसका, इससे क्या होता है, रोजगार में, और केवल रोजगार में वृद्धि होता है, बल्कि और क्या होता है, गरीबी में, गरीबी में कमी होता है, और सामाजिक, सामाजिक न्याय समझता है, नहीं समझता होगा तो पॉलिटिकल साइंस से पूछ लो। हो गया। समाज के न्याय बराबर सामाजिक क्या होता है, अगर एक आदमी चोरी कर रहा है, दूसरा आदमी चोरी कर रहा है, और अगर उसके पैसे के दम पर वो उसके साथ बढ़िया से न्याय नहीं हो रहा, उसको सजा ज्यादा चाहे तो कम मिल रहा है, तो क्या लगता है सामाजिक न्याय है? नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब, कहने का मतलब गया कि कानून की नजर में एक समान, या तो गरीब होते क्या हो, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जागरूक होंगे, और तभी आप जागरूक हो पाएंगे जब आपके पास जो है संसाधन होगा, पूंजी होगा। ऐसा है तो देखते हैं आदमी बोलता है कैसा, हो जाएगा याद। इसी को छाप के आना है। लेकिन अगर बड़ा मार्क्स में आ गया कि समावेशी विकास क्या है, एक पहले आरोप के लिखो तो नीचे से एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, भारत में समावेशी विकास, भारत में समावेशी विकास की शुरुआत, की शुरुआत 11वीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ब्रैकेट में डेट भी डाल दो, 2002 से लेकर के 7 तक, ये टाइमिंग है। हो गया, डेट डाले इसको, 11वीं पंचवर्षीय योजना ब्रैकेट में डेट डाल दीजिए, के दौरान शुरू किया गया, के दौरान शुरू किया गया। और
समावेशी विकास में बाबू एक बहुत ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से सुनना। समावेशी, क्या इसका मीनिंग होता है, जरा समझने की कोशिश करो ध्यान से। इतना आदमी को जुटा दिए, सब कुछ करवा दिए, तो क्या क्या यहाँ पे होगा? सबसे पहला काम, कृषि का विकास। कृषि का क्या होगा बाबू? तथा उसके आय में क्या होगा? वृद्धि। और क्या होगा? रोजगार का अवसर। कौशल विकास। कौशल, चलो सही है। उद्योग का विकास। बच्चों को पोषण युक्त भोजन। वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा। वित्तीय समावेशन। स्वच्छता। ग्रामीण शहरी असमानता में क्या बाबू? कमी। देखो, समावेशी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, ध्यान समझो। कोई भी सरकार, खास करके जो भारत सरकार है, इसी पे काम कर रही है। इतना फील्ड है इसके अंदर, मतलब ऐसा विकास जिसमें देखो सब लोग शामिल हैं। क्या लगता है इससे कोई बचा हुआ है? आपको लगता है सब इसी में आ जाएगा? तीनों क्षेत्र भी इसी में आ जाएगा। देख लो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, गांव से लेकर के शहर तक जितना होगा सब इसमें समाहित होगा। और इसी का विकास पे जो है भारत सरकार काम कर रही है। जैसे क्या? भारत सरकार कृषि के विकास के लिए काम कर रही है। अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया मिलता है हर किसान को 1 साल के अंदर, मिलता है ना? इसी को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी काम हो रहा है। तो कैसा काम हो रहा है? समावेशी विकास। कृषि के आय में वृद्धि, एमएसपी दर, तुमको बताया जाएगा कि एमएसपी क्या होता है। तो नहीं होता है, जो पैक्स के थ्रू जो धान खरीदाता है, उसका रेट सरकार तय करता है कि इससे कम नहीं बिकना चाहिए। उससे कम बिकेगा तो भाई बाजार वाला फिर तुमको शोषण कर देगा। तो एक सरकार पहले ही तय, और जब बुआई होता है वही समय उसका रेट तय हो जाता है, जैसा भी हम इस रेट पर खरीदेंगे। अगर बाजार में तुमको रेट नहीं मिलता है, सरकार इस पर सारा धान तुमको खरीद लेगा। तो किसान को थोड़ा सुरक्षा मिलता है। फिर क्या? रोजगार का। देखो, सरकार बहुत से सेक्टर में रोजगार दे रहा है, जैसे नौकरी है या तो फैक्ट्री लगवा रहा है, तमाम तरह की चीज करवा रहा है। फिर क्या है? कौशल विकास। कौशल का समझते हैं? अरे इस पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बकरी पालन, सब जितना जो देख रहे हैं, ये जो बकरी वाला, भैंस वाला, ये सब जितना जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहीं तुम लोग देखिए है, ये जीविका वगैरह, ये सब क्या है? ट्रेनिंग दिया जाता है। कौशल का मतलब होता है स्किल। स्किल को सिखाना। भारत में लेबर की कमी नहीं है, लेकिन वेल ट्रेंड लेबर की कमी है। एक अमेरिका, क्या? कौशल विकास का मतलब हो गया कि जैसे हम एक लेबर है, अब हमको कोई स्किल नहीं आता, मतलब अगर कोई ना सही से घर बनाने आता है, ना इंजीनियरिंग करने आता है, ना गाड़ी चलाने आता है, ना बढ़िया से कोई काम नहीं करने आता है, तो क्या लगता है हमारे अंदर कोई कौशल है? जैसे अमेरिका में एक, जब तुम देखेगा श्रमिक को, किसान को, तो किसान के बारे में एक एक चीज उसको पता है। कब हमको उसका रोपाई करना है, कब कटाई करना है, कौन सा उर्वरक डालना है, क्या डाल नहीं डालना है। यहाँ के किसान है लेकिन वेल ट्रेड नहीं है। बस जो आम जनता की तरह काम हो रहा है ना, जो साधारण तरीका से वही हो रहा है, रियल में नहीं कर रहा है। तो भारत में लेबर की कमी नहीं है पावर उसके पास, लेकिन किसकी कमी है? कौशल। और सरकार इसके लिए बहुत सा काम कर रहा है। कौशल को लेकर के सरकार बहुत सा काम कर रहा है। देखो कि सबको अपना आत्मनिर्भरता के लिए, देखो कि मुर्गी पालन, तमाम तरह की चीज होता है जो सरकार पैसा दे रहा है फंड के रूप में। उद्योग का विकास, सरकार उद्योग का भी स्थापना करवाता है। बच्चों को पोषण युक्त आंगनबाड़ी, सबको पता ही होगा क्या वहाँ होता है ऐसे। हालांकि करप्शन ज्यादा है, उस पर नहीं जा रहे हम। वृद्धों को सामाजिक, अभी पेंशन बढ़ गया ना, अभी 400 से कितना हो गया है? ये क्या है? हाँ, तो 1100 का लोभ समझ रहे हैं ना। पर्यावरण सुरक्षा। सरकार देखो जहाँ जहाँ पेड़ लगा रही है, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में देखो कि पेड़ वगैरह लगा रही है, तो क्या कर रहा है?
पर्यावरण सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, इसको पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में तो बताया जाएगा, जब आपको बैंकिंग पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। फिर क्या है, स्वच्छता, सरकार इस पे काम कर रही है, हर जगह देखो शौचालय की व्यवस्था तमाम तरह की चीज कर रहा है। फिर क्या है, ग्रामीण शहरी असमानता में कमी, आज देखो जो शहर में रह रहा है लगभग वही सुविधा कहाँ, स्विगी जोमेटो जितना जो देख रहे हैं फ्लिपकार्ट वगैरह, कोई लगता है कि शहर और गांव में अब अंतर छोड़ दिया है, आप ऑर्डर कीजिए तुरंत आ जाएगा, अब वहां रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब से डिजिटल क्रांति आया है ना बाबू, गांव और शहर दम नजदीक हो गया है, चाहे वो कितनों कुछ कर ले, कितनों कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लोग अब गांव में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, थोड़ा शांति है, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, इस बार बहुत बड़ी बात है। इतना कॉन्सेप्ट लेके चलता है उसको क्या कहते हैं, अगर बड़ा मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कि आ गया बड़ा मार्क्स में कि समावेशी विकास आप क्या समझते हैं, सरकार इस पे काम कर रहा है तो तुमको यही सब करके आ जाना है, पहले डिफिनेशन देना उसको समावेशी विकास को, यह एक व्यापक अवधारणा है जिसे निम्न तरीका से समझा जा सकता है, और बीच में ऐसा गोल सपारना, एकदम एक पेज में इसको अच्छा से सजा देना है, जितना आप सजा सकते हैं। क्या डिफिनेशन वही देना, हाँ उधर उसमें कोई अंतर नहीं करना है, एकदम बहुत काट छाट के हम हर जगह से तैयार किए, उसके बाद डिफिनेशन तैयार किए हैं। और ऐसा है कि 3 टर्म उसमें खाली है, उसको बढ़िया से याद कर लेगा तो पूरा डिफिनेशन याद हो जाएगा, सभी लोग कहाँ कहाँ शामिल हो रहे हैं ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके नीचे तुम लोग ऐसा बनाओ जल्दी से, फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाएगा तो ज्यादा आपका आंसर आकर्षक होगा, और कुछ रटना नहीं है इसमें से, एक आध दो पॉइंट भुला भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज को समराइज करो उसको, और बार बार लिखो। थोड़ा जल्दी लिखो, ज्यादा लंबा वीडियो होता है तो बच्चा देखता भी नहीं है, और 2 घंटा का वीडियो हो गया ना, अरे बाप रे इतना कौन देखेगा। इतिहास में तो लगता है कि 2 घंटा क्लास चल ही जाता था ना। वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध मतलब बूढ़ा बूढ़ी, तो क्या कहेंगे हम लोग, जो ग्रैंड, जो पेरेंट्स है उनको, उनके लिए बोला जा रहा है वृद्धों। हो गया। अच्छा वीडियो को एडिट करके डाले कि मतलब यही अपलोड कर दे, कैसा ठीक रहेगा, यही अपलोड कर देना। हाँ ऐसा हमें भी लगता है कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा उसको भी लगेगा कि हम ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं, उसको कोई अंतर नहीं रहेगा, बीच में एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत, अभी सब काट लेंगे तो बिल्कुल केवल पढ़ाई होगा, एक तो कैसे हम पढ़ाई वाले मूड में रहते हैं, ज़्यादा वो सब चीज़ हमको पसंद नहीं है, और ऊपर से भी एडिट करके मिलेगा तो फिर ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है चलेगा। हो गया।
चलो लास्ट टर्म लिखिए, और क्या था बाबू? सतत विकास, यही था ना? चलो, जो नहीं लिखा है अगल बगल से फोन लेना, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च कर लेना, द विजन एकेडमी जहानाबाद, आ जाएगा। जहाँ पे नहीं लिखे होंगे, और ध्यान रखना अगर कोई कॉन्सेप्ट में अगर घबराएगा तो उसको दोबारा देखना वीडियो को, तब तक देखना जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, और उसके बाद अगर डाउट आएगा तब हमसे पूछना फिर। ऑनलाइन का जो बच्चा होगा एक नंबर दे देते हैं। डेली नंबर लिख देंगे? अच्छा, आज क्लास नंबर नहीं लिखे हो, तूने याद नहीं दिलाया, बताओ। आज तारीख हो गया 16 ना, डेट है, और लेक्चर नंबर तीसरा होगा ना ये। चलो देखो, सतत विकास, सस्टेनेबल, ये स्पेलिंग सही लिखे हैं? NABLE, अब सही है। ठीक है, ऐसा बुक वगैरह में सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो अगर कहीं पे भी लगा तुम्हें डाउट तो क्रॉस चेक कर लेना इसका। हो गया? क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि कैसे तुम लोग को कॉन्सेप्ट को समझाया जाए बेहतर तरीके से। सुनो, पहले इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है सतत विकास। हेडिंग लगा लिए हैं? लगाओ जल्दी से, पहले एक पहले लाइन लिखो जल्दी। देखिए, इसका संबंध पर्यावरणीय, इसका संबंध पर्यावरणीय अनुकूलन विकास से है। इसका संबंध पर्यावरणीय अनुकूलन विकास से है। हो गया? तो मतलब ये ऐसा विकास होगा जिसमें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा, उसको कम पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। तो आ जाएगा समझ में, पहले समझो डिफाइन कैसे करेंगे इसको। सतत विकास, सपोज कर लेते हैं कोई देश है, तो देश के पास कुछ ना कुछ क्या होगा बाबू, संसाधन होगा, नहीं? पैसा होगा, उस देश के पास कुछ धन होगा, उस देश के पास कुछ खनिज लवण होंगे, तमाम तरह के चीज होंगे, धातु होंगे, उसका वो क्या है, संसाधन है। नदी होगा, बहुत तरह की चीज है, संसाधन हो गए। अब उस संसाधन होगा तो क्या करेगा वहां के लोग, उसको क्या करेगा बाबू, उपयोग करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो उपयोग करेगा तो संसाधन खत्म भी होगा, बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। सतत विकास, वैसा विकास जिसमें कोई देश कोई देश में उपस्थित सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, और इस प्रकार से प्रयोग करना है, इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि वर्तमान समय के आवश्यकता पूरा हो, अपना विकास हो, तथा आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सके। फिर से सुन ध्यान से, वैसा विकास जिसमें किसी देश में उपस्थित सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग, मतलब बेहतर ढंग से उपयोग, बर्बादी के साथ नहीं, कुशलतम उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वर्तमान आवश्यकता की क्या होगा, अभी डिमांड है बाबू, अब संसाधन है वो खेबे नहीं करेंगे तो फिर बच्चों के लिए बचा के रखे हुए हैं, फिर हम ही चल जाएंगे फिर।
तो हम तो यूज करेंगे, लेकिन ऐसा यूज करेंगे ताकि हमारा यूज भी रहे और थोड़ा बहुत विकास भी हो जाए। लेकिन देखना है कि आगे आने वाला जनरेशन जो होगा उसके लिए भी इस संसाधन क्या रहे, बचा रहे। जैसे कोयला के लिए बहुत बड़ा समस्या, देखो सब कुछ सरकार जो दूसरे शिफ्ट कर दिया। जैसे पहले कोयला से चलता था, खाना बनता था, उसके बाद फिर ट्रेन चलता था। देखो सरकार इसमें चेंज लाया कि नहीं लाया? क्यों लाया चेंज? ताकि आने वाला भविष्य को, नहीं तो जिस रफ्तार से हम लोग कोयला को खींच रहे थे, हमको लगता है कि आने वाले 4-5 पीढ़ी के बाद उसके लिए कोयला जो है म्यूजियम मिलता है उसको, ये बाबू देखो कोयला है। तो कोयला बनने में बहुत टाइम लगता है ना है, और हम लोग रफ्तार बहुत बढ़ा दिए थे। सरकार इस पे काम कर रहा है, तो सरकार ये सब जानता, अच्छा जानता है। बस आप लोग जानिए, क्योंकि आप लोग जो है कल होकर के देश के कोई ना कोई सर्विस में जाइएगा, तो आपको कम से कम बेसिक चीज पता रहेगा कि भाई कैसे होता है नहीं होता है, तो वहां पे आप बढ़िया से अपने आप को जो है एग्जिट कर पाइएगा। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आया? एक बार पुनः समझ ध्यान से। सतत विकास क्या होता है? वैसा विकास जिसमें देश में उपस्थित सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वर्तमान आवश्यकता की पूरी हो, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो तथा विकास हो, एवं भविष्य के पीढ़ी के लिए भी संसाधन क्या रहे, सुरक्षित रह सके। उसी विकास को क्या कहते हैं? सिंपल लिखो, भाषा लिखे वैसा। नहीं, नीचे से लिखो, वो तो केवल समझने के लिए, उसको और हम आगे समझाएंगे अनुकूलन किस प्रकार से इसे बोले। लिखिए, वैसा वैसा विकास जिसमें देश में उपस्थित देश में उपस्थित सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग कुशलतम उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा नहीं, एवं लिखो, पूर्ति हो एवं विकास हो, साथ ही भविष्य की पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी समझ रहे हैं ना, फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रह सके, हो गया। एग्जाम्पल लिखिए, इससे दो एग्जाम्पल, क्योंकि सतत विकास से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ग्रीन जीडीपी तो बहुत अभी चर्चा में है। ग्रीन जीडीपी, और एक और लिख लो, चक्रीय अर्थव्यवस्था। हाँ, साइकिल इकोनॉमी कहते हैं इसको। हो गया। अब देखो, पहली बार सतत विकास, अच्छा सतत विकास के एक और नाम बताए थे तुम लोग को, सतत पोषणीय विकास, या तो केवल पोषणीय विकास दिखा देगा, पोषणीय विकास, या इसी को कहीं कहीं लिख देता है कि विकास की धारणशीलता। क्या इसको बोलेगा? विकास की धारणशीलता। इसका मतलब ये होता है, धारणशीलता धारणीयता एक ही चीज है। ठीक है, तीनों में से कोई कहेगा, यही दिमाग लगाना है। ठीक है, अब देखो पहली बार बाबू सतत विकास के बारे में, अर्थात जिस प्रकार से पूरे दुनिया संसाधन का उपयोग में लगा हुआ था, दोहन में लगा हुआ था, तो पहली बार अगर कोई व्यक्ति बोला है तो एक कमीशन थी, एक कमिटी था, उसका नाम था ब्रूटलैंड आयोग, इंग्लिश में इसको कमिटी कहते हैं। ये पहली बार जो है एक प्रस्ताव दिए, और उस प्रस्ताव को क्या कहा गया? सतत विकास कहा गया। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि सतत विकास के बारे में पहली बार कहाँ जिक्र मिलता है, तो पहली बार कहाँ जिक्र मिलता है? ब्रूटलैंड, ये नॉर्वे के व्यक्ति थे,
ये आयोग जो थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे ब्रुटलैंड, नॉर्वे के थे, जिस चलते वो आयोग का नाम क्या पड़ गया था, ब्रुटलैंड आयोग। और इनके वाला जो बात था, इनका सिद्धांत था, ये छपा था, एक बुक है, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, इंग्लिश में कहते हैं इसको आवर कॉमन फ्यूचर। ये छापा है 1987 में। एक बार पुनः सबको बताया था, सुनो ध्यान से। सतत विकास के बारे में अगर पहली बार कोई अवधारणा लेके आए थे बाबू, तो कौन लेके आए थे, ब्रुटलैंड आयोग। और इनका जो मत था, इस कौन सा पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, तो हमारा साझा भविष्य। कब छपा था, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर कॉमन, कोई दिक्कत, लिखो नीचे से, इसको स्टार देके लिखो। देखिए सतत, क्या एग्जाम्पल हो गया ना, अब नीचे से लिखो। देखिए सतत विकास की अवधारणा पहली बार सतत विकास की अवधारणा पहली बार ब्रुटलैंड आयोग, आयोग को अंग्रेजी में कमिटी कहते हैं, आयोग ने दिया। तथा इस मत को, मतलब इनका विचार को, तथा इस मत को, हाँ मत, इस क्या लिखे हैं, तथा मत को 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में हमारा साझा भविष्य, ब्रैकेट में आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य ब्रैकेट में आवर कॉमन फ्यूचर में प्रकाशित किया गया। हो गया, चलो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अच्छा थोड़ा जान लो कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है ना, थोड़ा सुन लो। तब अगला टॉपिक आएंगे, और अगला टॉपिक तुम लोग को कुछ संस्था के नाम पढ़ाएंगे, जैसे मानव विकास सूचकांक, नाम सुने हैं, कौन जारी करता है, कैसे जारी होता है, कब शुरू हुआ, तमाम तरह की चीज इस टॉपिक के बाद समझाते हैं। ग्रीन जीडीपी बस खाली ऑब्जेक्टिव के लिए समझाएंगे, हालांकि जीडीपी अगला चैप्टर पढ़ाएंगे हम, वहां बताया जाएगा। देखिए ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है, हाँ हाँ ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, जो पर्यावरण अनुकूल हो, वैसे जीडीपी को क्या कहा जाता है, ग्रीन जीडीपी, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता हो। इसको लेकर के सरकार कुछ अपना लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य रखा है, जैसे सरकार लक्ष्य रखा है, भारत सरकार, कि 2070 तक, बहुत आगे हो गया, जीरो कार्बन, शून्य कार्बन, शून्य कार्बन का क्या रखा गया है बाबू, लक्ष्य रखा गया है। जैसे देखो आजकल के बाजार में देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि कार्बन का मुख्य जो स्रोत होता है परिवहन में ज्यादा होता है, सिलेंडर से जो धुआं निकलता है वो कार्बन का सबसे बड़ा स्रोत है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है कार्बन का बड़ा बड़ा स्रोत है ये सब। तो सरकार लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक हम अपने देश से जो है एकदम शून्य कार्बन कर देंगे, मतलब सब कुछ दूसरे का शिफ्ट करेंगे, जो ऊर्जा का स्रोत होगा वह हम लोग पारंपरिक नहीं बल्कि कौन वाला यूज करेंगे, गैर पारंपरिक, बिजली हो गया, सोलर प्लेट हो गया, इस पर ज्यादा फोकस करेगा। और एक और लिख लेंगे इसमें कि पर्यावरण को प्रदूषण होने से क्या किया जाएगा बाबू, बचाव किया जाएगा। और एक और डेटा ध्यान रखना कि ग्रीन जीडीपी के अंतर्गत डेटा रखा है सरकार, 2047 तक भारत को क्या बना देना है, अभी विकासशील ना है, लेकिन कहाँ पहुंचा देना है, विकसित पहुंचा देना है। कब तक टारगेट रखा गया है, 2000, और किसके अनुसार, ये नहीं कि जैसे आप, जैसे अमेरिका है, वो सब नहीं परवाह करता दुनिया का कि भाई अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो दुनिया में कितना, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, बहुत तरह की चीज है। देखे कि सी लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, तो जो खाड़ी प्रदेश है या तो जो द्वीपीय देश है वो डूब रहा है बेचारा,
उसको उस सबसे फर्क नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शांति और झंडा जो ये सब लेकर घूमता है, वही तो अमेरिका वाले से ज्यादा घूमता है कि हम विश्व में शांति चाहते हैं। एक तरफ हथियार बेचता है और दूसरा तरफ उसका जब देखिएगा दोहरा नेचर, तो तुमको दिखेगा क्या कि भाई सबसे ज्यादा प्रदूषण वही फैला रहा है और सबसे ज्यादा करप्शन और अशांति वही सब फैला रहा है। तो उसका खैर अलग बात है, हम लोग को पता नहीं जाना है। लेकिन 2047 तक भारत सरकार जो है, भारत को क्या बनाने का लक्ष्य रखा है बाबू? और सतत पोषणीय विकास, कि ऐसा नहीं कि सारा संसाधन आज यूज करके हम अपने आप को ऊपर कर लें और आने वाला जो बाल बच्चा होगा वो कटोरा ले लेगा। ऐसा नहीं, इस तरीका से करेंगे ताकि भाई अपना यूज करेंगे बढ़िया से, जो आवश्यकता पूरा करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि जो पीछे का जनरेशन है उसको भी उस पर हेल्प मिल सके। आ रहा बस में ना? लिखो वस्तु वाला इंजीनियर लिखो इसमें, 20 लगा लो ग्रीन जीडीपी। हाँ, इसको और वहां थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। ग्रीन जीडीपी लिखे, इसमें एरो देके लिखना। देखिए इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध पर्यावरण अनुकूलन विकास से है। पर्यावरण अनुकूलन विकास से है। हो गया? अब कुछ एरो कर दो नीचे, पहला एरो लिखो। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या तो आप भारत के नागरिक है, थोड़ा जानिए इस सब के बारे में। हाँ, नेक्स्ट एरो करके लिखो। देखिए, भारत सरकार वर्ष 2070 तक, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, भारतीय बजट, भारतीय बजट 2025-26 में सतत विकास के अनुसार, सतत विकास के अनुसार सतत विकास के अनुसार वर्ष 2047 तक, वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की, विकसित राष्ट्र बनाने की लक्ष्य रखा है। लक्ष्य समझते ना है? टारगेट हो गया, लक्ष्य रखा है। ये कहाँ काम आएगा? जब तुम आंसर राइटिंग करेगा और ऐसा कुछ पर्यावरण जैसा कुछ आ जाएगा, या तो ज्योग्राफी में या तो इतिहासों में, तो वहाँ ये सब लाइन पुट कर देना है। ये सब लाइन पुट करेगा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा आपका आंसर। हो गया? ये सब एंटीबायोटिक टाइप की लाइन है, नहीं ये सब जो है बहुत जगह काम दे देगा। और आंसर राइटिंग करवाएंगे तो हम खुद बताएंगे। अगला हेडिंग दे दो तो, चक्रीय अर्थव्यवस्था। गरीबी का दुचक्र, हाँ तो वो गरीबी चैप्टर पढ़ाएंगे। अरे तुम्हारे पहला चैप्टर में ऐसा ऐसा बात दे दिया कि हम क्या हम कहें, हम देखे तो हम बस सोचे कि भाई कैसे इसको पढ़ाएं। मतलब चैलेंजिंग हो जाता ना है कि किसी चीज को कैसे समझा, जिसको राष्ट्रीय नहीं पता है, जीडीपी नहीं पता है, अब उसमें ऐसा सा पहला में दे दिया कि भाई इसको गणना करके दिखाओ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं कॉपी तैयार करो, उसको करो, लास्ट में देखना सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? हाँ, क्या दिक्कत? चलो हेडिंग दे दिए बाबू, हेडिंग दीजिए चक्रीय अर्थव्यवस्था। हो गया? अच्छा, कल तो छुट्टी है तो थोड़ा सा और लंबा क्लास ले ले तो कोई दिक्कत?
जो ऑनलाइन का बच्चा होगा इसको 2 पार्ट में करके पढ़ लेगा। हिट दे दिए, थोड़ा सा नीचे से लिखो पहले डेफिनेशन, बोले लिखिए, वैसा वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधन का संसाधन का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता हो, एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता हो, एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता हो, उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो गया, थोड़ा समझो। सपोज कीजिए कोई क्या है बाबू, वस्तु है, ठीक है, बाजार में है तो इसका क्या हुआ बाबू, क्रय हुआ। क्रय होगा तो आदमी क्रय क्यों करेगा, इसको प्रयोग करने के लिए करेगा ना। कोई भी सामान खरीदेंगे बाजार में वस्तु को, तो क्रय कई पैसा खर्च किया तो उसका क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे, फेंक देंगे उसको, लेकिन फेंकना नहीं है, चक्रीय अर्थव्यवस्था में नहीं फेंकना है। तो क्या किया जाए, इसको देखो, इसको क्या किया जाता है बाबू, पुनर्चक्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण करने के बाद इसको जो है पुनरुपयोग में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है, पुनरुपयोग में। और पुनरुपयोग में अर्थात फिर से वस्तु बन गया, तो वस्तु का क्या हो जाएगा, ये सुनो ध्यान से। अब एग्जाम्पल देंगे, तुम लोग को याद हो तो हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को उद्योग में, तो एक फुटलूज उद्योग तुमको पढ़ाए थे, अरे किसी को, इसमें 3R कॉन्सेप्ट दिए थे, वहां बताया था तुम लोग को। देखो, वस्तु है, इसका क्रय हुआ, जैसे ही क्रय हुआ इसका प्रयोग हुआ, प्रयोग होने के बाद एक तो स्थिति है कि इसको फेंक दो, दूसरा स्थिति कि नहीं, बल्कि इसको क्या किया जाए, पुनर्चक्रण किया जाए। और पुनर्चक्रण के बाद इसको किस में लाया जाए, पुनर्भोग में। और उपयोग मतलब वस्तु बना दिया, वस्तु को क्या किए फिर से। एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज कीजिए आप बाजार से कोई भी प्लास्टिक में कोई वस्तु खरीदे, ठीक है, या तो प्लास्टिक में कोई भी सामान था, अब घर पे लाए उसको क्रय करे करके यूज कर लिए, तो प्लास्टिक को फेंक दिए। अब जैसे ही फेंक दिए, आप देखते हो कि जो प्लास्टिक वगैरह चुनने चलता है, ऐसा बहुत से लोग हैं जो उसको चुनते हैं और उसके बाद फिर उसको बेचते उसको पैसा मिलता है। वो जैसे ही चुना तो कंपनी वाला उसको से ले लेता है, उसको वही सब चीज छोड़ा रहता है कि जैसे जितना तुम चुन के लाओ उसको अच्छा रेट से मिलेंगे, उसको ले लिया। अब ले करके उसको फिर से फैक्ट्री में गया और उसको क्या किया, पुनर्चक्रण किया। अब बताओ, नया प्लास्टिक की जरूरत पड़ा, नहीं, उसी से काम हो गया। अब उसको दोबारा से रिफाइन किया, उसमें केमिकल डाला और जो उसका गंदगी था उसको साइड कर दिया, और बाकी दोबारा तैयार कर दिया। दोबारा करने के बाद फिर उसको क्या बना दिया नया, बोतल बना दिया। अर्थात तो किस कैसा हो गया, वो पुनरुपयोगी हो गया। और पुनरुपयोग फिर से मार्केट में आ गया, फिर इसको क्या हो गया, इसी को क्या कहा जाता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही, इसको क्या कहते हैं बाबू, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई कुछ बात समझ में। अब इससे लाभ क्या है, इससे पहला लाभ क्या है, इसको जरा समझो कि यह रैखिक अर्थव्यवस्था की समस्या को समाप्त करता है। इसको क्या करता है बाबू, समाप्त। अभी रैखिक अर्थव्यवस्था क्या है, सिंपल, एक है क्या बाबू, वस्तु, इसका क्या किया गया, क्रय। क्रय का मतलब क्या किया गया, उसका उपयोग या तो प्रयोग, और प्रयोग के बाद इसको क्या कर दिया आप। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, रैखिक। आप फेंक दिए ना, फेंक दिए। अब जैसे ही आप फेंक दिए तो इसका मतलब हो गया कि भाई दोबारा तो आया घूर के नहीं, इसको ये प्रोसेस गुजरा नहीं। तो इसको किस प्रकार का अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसका चुनौती क्या है, तो देखो, पहला चुनौती हो जाएगा बाबू कि यह कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देगा, नहीं, पहले हो जाएगा पर्यावरण को दूषित करके नहीं करेगा, बिल्कुल सतत विकास को प्राप्त करने में सहायता करेगा कि भाई ये हानिकारक होगा, एकदम हानिकारक होगा। देख रहे हैं 3 को फैक्ट। अब इस सारा समस्या तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए तो सबको रोक लेगा ये, अर्थात इसका लाभ हो जाएगा। जैसे पहला लाभ क्या हो जाएगा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने में क्या करता है, कम करता है। दूसरा क्या होगा, संसाधन की बर्बादी को कम करता है, यहाँ और ज्यादा हो रहा था। तीसरा बताइए, सतत विकास को प्राप्त करने में बढ़ावा देगा। और बताइए,
बस तीनों को बहुत है। अगर इसके आ भी जाएगा का क्वेश्चन क्या चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो डिफाइन करता ना, उसके बाद उसको बता देना कि ऐसा ऐसा है। और ये 3 आर कॉन्सेप्ट पर, ये जो देख रहे हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये 3 आर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। 3 आर के आधार पे चलता है। 3 आर क्या होता है? पहला आर का मतलब क्या होता है? रिसाइकल। दूसरा आर का मतलब क्या होता है? रीयूज। और तीसरा आर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस। रिसाइकल का मतलब क्या? पुनर्चक्रण। रीयूज का मतलब क्या? पुनरुपयोग। और रिड्यूस का मतलब क्या? कम, या तो पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों का कम प्रयोग करना, उसी को क्या कहा जाता है? जैसे बाजार गए हैं तो देखते हैं कि धनिया भी एगो पॉलिथीन में ले लिया, एगो में ये ले लिया, मतलब 10 तरह की सब्जी लिया तो 10 को पॉलिथीन घर में आ गया है। क्या लगता है आपको कि ये वाला कॉन्सेप्ट को बढ़े देगा वो? नहीं। अरे भाई जब लेनी है तो एक बड़ा सा थैली ले लीजिए, उसमें सारा चीज ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हो गया कि संसाधन को, संसाधन का कम प्रयोग, कम प्रयोग। तो अगर कहीं ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि जो 3 आर है उसका संबंध किससे है, तो किससे है? चक्रीय अर्थव्यवस्था से। आया बात समझ में? इस पर क्वेश्चन हम देंगे, ध्यान रखना। हल्का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार कर लेगा, क्वेश्चन से कर लेगा तो आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो क्या लिखे देखो तो, चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसको पहले बनाओ, ये चक्रीय अवस्था ठीक है ना, ये यहाँ ए बस ऐसे बनाना है। वस्तु क्रय, नहीं नहीं केवल ये, बीच में लिख देना गोल सा, चक्रीय अर्थव्यवस्था। पहले गोल सा ऐसे बनाओ, वस्तु फिर क्रय करो, फिर उसका प्रयोग करो, फिर उसका पुनर्चक्रण होगा, फिर पुनः होगा, फिर से क्रय हो जाएगा वो। हो गया? क्या? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वस्तु कर दो। हाँ वस्तु ही कर दो, तब फिर से मार्केट में आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो गया? देखो ये सब चीज थोड़ा सा अपने से भी करने का प्रयास करना, ठीक है? अगर हम करवाते हो तो उसे पक्का करना है, और आंसर में जहाँ मौका मिले वहीं सब छाप ही देना है। हो गया? चलो नीचे से आरो देके लिखो। लिखिए, यह रैखिक अर्थव्यवस्था की समस्या को, यह रैखिक, रैखिक मतलब लिनियर, यह रैखिक अर्थव्यवस्था की समस्या का निदान करता है। निदान समझ जाएंगे ना? निपटान, निदान करता है। गर्मी फिर बढ़ गया ना। हो गया? नेक्स्ट एरो देके लिखो, चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था 3 आर, चक्रीय अर्थव्यवस्था 3 आर पर आधारित होता है। अब इसको ऐसे ही लिख लो, ओरिजेंटल आर का मतलब रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। हो गया?
नीचे से लिखो चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ। चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ अभी की डेट में बहुत हाई फाई टॉपिक है, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ नंबर 1 लिखो। लिखो, संसाधन की बर्बादी को कम करता है। संसाधन की बर्बादी को कम करता है। दूसरा, को कम करता है। दूसरा लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तीसरा, सतत विकास सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। हो गया? और कुछ लगता है? एक और लिख लो, कचरा प्रबंधन क्या लिखें? कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को दूर करता है। की चुनौतियों को दूर करता है। हो गया? रैखिक अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर दीजिएगा, एक खाली परिभाषा लिख लो उसका। लगाओ हेडिंग, रैखिक अर्थव्यवस्था, लीनियर इकोनॉमी। बोले? देखिए, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधन का प्रयोग मात्र एक बार किया जाता है। मात्र एक बार किया जाता है। मात्र एक बार किया जाता है। हो गया? नीचे से कोई एरो देके लिख लो, लाइन दे करके, वस्तु, ये लाइन सही है, वस्तु, क्रय, प्रयोग, और लास्ट में फेंक देना। प्रयोग के बाद फेंक देना, एक ही लाइन में लिखना। वस्तु है, क्रय किया गया, फिर प्रयोग किया गया, फिर उसको फेंक दिया गया। ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? रैखिक अर्थव्यवस्था का। इसकी चुनौती लिख लीजिएगा अपने से, वो 4 को है, सीधा उसको उल्टा कर देना, तो क्या हो जाएगा इसका? चुनौती या तो हानि भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न लिखो तो। अब हमको नहीं लगता कि सतत विकास का कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा, आराम से हो जाएगा ना। चारों में से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। पहले लिखो, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? इसके लाभ को लिखें। इसके लाभ को लिखें, 4 मार्क्स में आएगा। दूसरा, रैखिक अर्थव्यवस्था क्या है?
रैखिक अर्थव्यवस्था क्या है? इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लिखें। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लिखें। नुकसान को लिखें। हो गया। तीसरा लिखो, समावेशी विकास से क्या समझते हैं? तीनों चारों जो भी है सब 4 मार्क्स का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में समानता एवं समानता एवं असमानता, समानता एवं असमानता को स्थापित करें। सबसे घबराना मत, मामला वही है, अंतर, और आपको अगर समझ पता है तो आराम से कर दीजिएगा। ये भी 4 मार्क्स का होगा। हो गया। एक और लिख लो, सतत विकास, सतत विकास पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए किस प्रकार उपयोगी है? वर्णन करें। हो गया। इसमें क्या करना है लास्ट वाला में बता देते हैं। पहले परिभाषा लिखना है और किस प्रकार से उपयोगी, आप तो पढ़े तो समझ में आ गया ना कि पर्यावरण किस प्रकार से जो है हेल्प कर रहा है ये। फिर उसको पॉइंट में भी लिख देना, तुमको चक्रीय नहीं करने की जरूरत है, एग्जाम्पल देकर छोड़ देना। फिर किस प्रकार से यह उपयोगी है उसको पॉइंट वाइज लिखना। और पॉइंट में क्या लिखा है, वही 4 पॉइंट उठा के यहाँ रख देना है, भाई इसको से ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत? और पढ़िएगा, थक गए? चलो कब पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास पढ़ेंगे। एक टॉपिक है, लिख लो, एक टॉपिक लिख लीजिए ताकि कल हम वहीं से शुरू करें। और देखो अब 2 को टॉपिक और आ गया है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक हमको बिहार के बारे में पढ़ाना है, नहीं 3 टॉपिक रह गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको हेडिंग लगाना है, नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको यूएनडीपी कहेंगे। क्या है यूएनडीपी, इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे, तो किसी भी प्रश्न बनता है। यूएनडीपी पिछला बार जो आंसर लिखा था बहुत जबरदस्त आंसर लिखा था ना। पिछला बार जो आंसर लिखा था बच्चा जो दिए थे चक्रवाती सिंह, बहुत अच्छा हमको लगा, मतलब हमको लगा कि भाई ठीक ठाक लेकिन उनको पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही लिखना है, उतना सुंदर लिखेगा तो कि मानो एकदम 1 नंबर नहीं कटेगा। और हर विषय में उसी प्रकार से तैयारी रखना है। हो गया। चलो इसको कल पढ़ेंगे तो क्या, मतलब हाँ कल तो छुट्टी है, परसों पढ़ेंगे।
क्वेश्चन लिख के लाए हैं, नहीं चेक कराइए।